Hello everyone. My name is Dr. Ashmita Chahal, and I'll be continuing veterinary pathology with you all. I'm a student. I've done my MVSC in veterinary pathology, and today we'll be starting the previous year questions of veterinary pathology. This covers almost all the previous year questions which are important for you all. Almost 15 years के हैं last. बहुत important है सारे, अच्छा content है निकाला हुआ. Along with the answers सबके explanations भी होंगे. एंड अगर आपको किसी को किसी तरीके का डाउट लगता है तो फील फ्री टू आस्क. आप नोट डाउन करके रख लो एट द एंड ऑफ द लेक्चर, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर सकते हैं हम वो डाउट्स को. एंड प्लीज रिव्यू द लेक्चर, आपको कैसा लगता है. इन द एंड कुछ इनकॉर्पोरेशंस करने होंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे, तो आई डू इट अकॉर्डिंग टू यू ऑल, because it is important for you. Your time is important. So, and all the questions have been arranged according to topics for your ease. जैसे कि जनरल पैथोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो सब सेपरेटेड हैं, एंड जितना हो सकता था पॉसिबल उतना मैंने उनको टॉपिक वाइज अरेंज करने की कोशिश किया है. जैसे कि इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, एंड जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं पैथोलॉजी के, वो सब सेपरेट उनके क्वेश्चंस निकाले गए हैं, ताकि जब आप थ्योरी पढ़ो तो आपको पता हो कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं. जितना पॉसिबल हो सकता था जिस एक्सटेंट तक, वो करने की कोशिश की गई है. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि एक एक डिजीज का क्वेश्चन भी निकाला जा सके. तो जितना जहां तक हो सकता था वो किया है. एंड मे बी किसी किसी कोई कोई क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं, ताकि हमें फ्रीक्वेंसी पता लग जाए कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है डिफरेंट ईयर्स में. एंड ऑल्सो मे बी किसी दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक में आ जाए, सो डोंट माइंड इट. कभी कभी ह्यूमन एरर की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद जनरल पैथोलॉजी से स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन है, बेसिक क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं छोटे मोटे, वो आएंगे इसके अंदर. सबसे पहले रहेगा, एग्जामिनेशन ऑफ डेड एनिमल्स इज नोन एज. एनीवन फ्रॉम यू ऑल कैन आंसर कि क्या बोलते हैं. डेड एनिमल जो होता है उसको एग्जामिन करते हैं तो क्या बोला जाता है? नेक्रोप्सी. राइट, नेक्रोप्सी बोलते हैं उसको. ऑटोप्सी क्या रहती है? ह्यूमन का जो होता है. सॉरी, ऑटोप्सी होता है जब ह्यूमन बींग्स का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोप्सी. वेयरएज जब एनिमल्स का किया जाता है तो उसको नेक्रोप्सी बोलते हैं. बेसिकली मीनिंग दोनों चीजों का सेम है. देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जहां हो सकता है वहां वो यही हो सकता है. किसी को अगर ऑटोप्सी का मतलब पता है कॉमन सेंस के थ्रू, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि नेक्रोप्सी क्या था, ऑटोप्सी क्या था. तो ऑटोप्सी रहेगा ह्यूमन बींग्स का पोस्टमार्टम, एंड नेक्रोप्सी रहेगा एनिमल्स का पोस्टमार्टम. वेरस माइक्रोस्कोपी क्या होती है? जब भी किसी चीज को, किसी टिश्यू को स्टडी किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, लैब टेक्निक्स के थ्रू जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी. ऑटोप्सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ह्यूमन बींग्स का जब पोस्टमार्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज ओटोप्सी. वेर एज माइक्रोस्कोपी रहती है, लैब की टेक्निक्स जो है वो यूज करी जाती है फॉर एग्जामिनिंग द टिश्यूज. बायोप्सी क्या रहता है? सैंपलिंग ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर डायग्नोसिस. जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल इज लाइव, कोई लाइव एनिमल है, उससे जब टिश्यू का सैंपल लिया जाता है और फिर उसको डायग्नोस किया जाता है, दैट इज बायोप्सी. सो क्वेश्चन देखो किसी भी तरीके से पुटअप हो सकता है. यहाँ तो नेक्रोप्सी था, बट ये तीनों टर्म्स जो है इनके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे. सो ये पता होना चाहिए कि ये सब क्या है. Just give me a minute, please. I've added references also with each question so that it becomes easy for you कि कहाँ से आंसर आया है, आंसर क्रॉस चेक करना है कि सही है या नहीं. तो मोस्टली जो आंसर्स रहेंगे वो जेल वेगड़ से रहेंगे या फिर शास्त्री से रहेंगे, दैट इज घंटी शास्त्री. ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से हैं. कुछ जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हो सकता है क्विन कार्टर से भी हो. नेक्स्ट इज, एन एनिमल एक्सक्रीटिंग पैथोजेंस विदाउट सिम्टम्स इज कॉल्ड एज. कैरियर. सॉरी, डी ऑप्शन में. हाँ राइट, वेरी गुड, इट्स कैरियर. करेक्ट आंसर रहता है कोई भी एनिमल जिसमें कोई क्लिनिकल साइंस नहीं आ रहे हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी वो पैथोजन को एक्सक्रीट कर रहा है, मतलब जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक्सक्रीट आउट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैरियर. और रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर होता है
पैथोजन को ना नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो उस एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट उसका बेसिकली उसका घर है जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजर्वॉयर। जैसे मस्किटोज होते हैं, मस्किटोज नेचुरली किस एनवायरनमेंट में हार्बर करते हैं, पानी के अंदर नेचुरली हार्बर कर रहे हैं, वहां कुछ नहीं, डिजीज नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी के अंदर कोई, बट वो उसका रिजर्वॉयर हो गया। कैरियर रहता है, खुद तो बीमार नहीं होगा, कोई साइंस नहीं आएंगे, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, बट क्या करेगा, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको शेड करता रहता है खुद के अंदर से। एंड उस शेडिंग की वजह से क्या होगा, जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होने लग जाता है टू डिफरेंट अदर एनिमल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट ऑप्शन था सेंटिनल। सेंटिनल एक थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है, यूजुअली यूज नहीं होती है, ये तो देख लो फिर ये क्या चीज है। जब किसी एनिमल को हम यूज करते हैं डिजीज के प्रेजेंस को मॉनिटर करने के लिए, कि किसी लेट्स अज्यूम किसी एक पर्टिकुलर एरिया से हमने एक एनिमल उठा लिया और उसके अंदर डिजीज प्रेजेंट है उस एनिमल के अंदर, तो हम उस डिजीज को स्टडी करने के लिए उस एनिमल को मॉनिटर करते रहें, उस एरिया की डिजीजेस को स्टडी करने के लिए उस एनिमल को मॉनिटर करते रहें, उसको बोला जाता है सेंटिनल। देन देयर इज होल्डर। होल्डर कोई एज सच टर्म नहीं है, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए टर्म है, बिकॉज कैरियर लुक्स लाइक कि जैसे तो होल्डर एंड कैरियर थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, होल्ड करके रख रहा है किसी चीज को, बट इट इज नॉट अ टेक्निकल टर्म। सो ये सेकंड क्वेश्चन वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज इज शॉर्ट एंड इट लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स टू 48 आवर्स। कहने का मतलब है कि डिजीज जो है ना वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हो रही है, एंड बस कितने टाइम के लिए रह रही है, कुछ घंटों से लेके 48 आवर्स तक, मतलब कि 2 दिन, अंदाजा 2 दिन के लिए रह रही है, तो उस डिजीज को कौन सा डिजीज बोलेंगे? पर एक्यूट। पर एक्यूट। राइट, वेरी नाइस, पर एक्यूट डिजीज रहता है वो। एंड व्हाट इज एक्यूट डिजीज, एनीवन, कि कितना टाइम में होती है एक्यूट? अप टू ए वीक। सॉरी? फॉर ए वीक। फॉर अ वीक, राइट। पर एक्यूट जो है वो करेक्ट आंसर है। ये पता है बहुत ही जल्दी ऑनसेट होगी, पता भी नहीं चलेगा, सडनली लास्ट नाइट द एनिमल इज परफेक्टली फाइन एंड नेक्स्ट डे डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स शो होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगी। एंड कितना टाइम पीरियड तक रहेगी, अंदाजा 2 दिन तक रहेगी। नेक्स्ट क्लिनिकल साइंस जो रहते हैं ना इसके, वो बहुत सिवियर होते हैं। कोई डिजीज है जो इतनी जल्दी हो रही है तो ऑब्वियसली उसके साइंस एंड सिम्टम्स भी सिवियर होंगे। एंड इसके अंदर क्या होता है ना, ये जो ह्यूमन बॉडी है उसको टाइम ही नहीं मिलता है कि वो रिस्पॉन्स कर सके, इम्यून सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो डेथ होने के चांसेस होते हैं पर एक्यूट डिजीजेस के अंदर वो सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट, जो दूसरे ऑप्शंस थे, इनसे भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो सब आप मेक श्योर सब ऑप्शंस आपको पता हो कि क्या होते हैं। एक्यूट डिजीज जो होती है वो फ्यू डेज से लेके टू अ वीक, समबडी ऑफ यू आंसर्ड कि 1 हफ्ते तक रहती है, यू वर राइट, कुछ दिन से लेके 1 हफ्ते तक का टाइम पीरियड जो होता है वो एक्यूट डिजीज का होता है। जो एक्यूट डिजीज होते हैं इसके भी कंपैरेटिवली साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं ना वो सिवियर ही होते हैं, बट एज कंपेयर टू पर एक्यूट थोड़े से कम होते हैं। सो सबसे पहले जो सिवियरिटी के लेवल पे होगी वो होगी पर एक्यूट, नेक्स्ट वुड बी एक्यूट डिजीजेस। इसके बाद आती है सब एक्यूट डिजीज। सब एक्यूट जो है उसकी सिवियरिटी जो है ना वो एक्यूट के कंपैरिजन में कम होगी, बट क्रॉनिक के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक का। नेक्स्ट होती है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज जो होती है ना ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलती है, जैसे कि कुछ हफ्ते, कुछ महीने, या इवन उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड लग सकता है। स्टार्ट होगी एंड कंटिन्यू रहेगी वो बहुत लंबे टाइम तक। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ना, धीरे धीरे आने स्टार्ट होंगे एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव टिश्यू डैमेज कॉज कर देते हैं। पर क्रॉनिक डिजीज के अंदर एक चीज होती है, क्रॉनिक डिजीज के अंदर जो साइन सिम्टम्स आते हैं ना वो मोस्टली एक पॉइंट पे जाके सॉरी, एक पॉइंट पे जाके इरिवर्सिबल हो जाते हैं। वेर एज बाकी के अंदर क्या होता है, अगर वो चीज ठीक हो गई ना तो चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट, डिजीजेस विच अफेक्ट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन लार्ज एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी डिजीजेस होती हैं जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स को अफेक्ट करेंगी इन लार्जर एरियाज? पहला ऑप्शन है स्पोराडिक डिजीजेस,
Next is enzootic diseases, and next one is, I'll show you the next options. Epizootic diseases and endemic diseases. इसका Epizootic करेक्ट आंसर रहेगा एपिजूटिक डिजीजेस. एपिजूटिक डिजीज क्या होती है ना, कि एक बहुत बड़े एरिया को कवर करेंगी एंड उस एरिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को अफेक्ट करेंगी. सो दैट इज कॉल्ड एज एपिजूटिक. इसी का ना एक दूसरा नाम होता है एपिडेमिक. ये जो नाम है ना एपिडेमिक, ये यूज होता है फॉर ह्यूमन बींग्स. एपिडेमिक जैसे कि लेटेस्ट कौन सा एपिडेमिक हुआ था, किसी को COVID. आइडिया है कि रिसेंटली सबको LSD? बहुत, सॉरी, लंपी. COVID, LSD. एग्जैक्टली कोविड ह्यूमन बींग्स में जो था ना वो कोविड था. दैट वाज एन एपिडेमिक. बट अगर वैसा ही कुछ कोई ऐसी कंडीशन जो एनिमल्स में आती है, सो दैट इज कॉल्ड एज एपिजूटिक. जूटिक टर्म जहां पे यूज हो गया ना, दैट इज फॉर एनिमल्स. एक है स्पोराडिक डिजीज. स्पोराडिक डिजीज इट अकर्स ओकेजनली एंड इरेगुलरली. मतलब कि हैपेजार्ड मैनर में होती है. ऐसा नहीं है कि एक परसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली वहां पे चल ही रही है या पर्टिकुलर उन एनिमल्स के अंदर ही है. कभी कभी होगी और इरेगुलर पैचेस में होगी. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रही है. क्या पता कुछ एनिमल्स में हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है. सो इट इज अ वेरी हैपेजार्ड मैनर. इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. सो दैट इज दिस. एंजूटिक एक, इट इज अ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एनिमल पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल रीजन एट अ रिलेटिवली स्टेबल प्रेवलेंस. इसमें क्या होता है ना कि ये एक एरिया के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है. एंजूटिक, एंजूटिक इन एनिमल्स ही होगी बट एक एरिया के अंदर स्टेबली रहेगी, जिसका हम पैटर्न जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. उसको बोला जाता है एंजूटिक. सिमिलरली एंजूटिक जैसा ही एंडेमिक होता है. ये ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर होता है. एंजूटिक एंड एंडेमिक बोथ आर सेम. बस एंडेमिक में क्या है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है, वेयर एंजूटिक में क्या है, वो एनिमल्स के अंदर है. स्पोराडिक था, हैपेजार्ड, कुछ अता पता नहीं है कहाँ हो रही है, किसमें हो रही है, किस टाइम पे होगी, दैट इज स्पोराडिक. वेयर एज एंडेमिक एंड एंजूटिक जो है वो स्टेबली प्रेजेंट है एक जगह पे. एपिडेमिक एंड एपिजूटिक जो था वो लार्ज पॉपुलेशन को कवर अप कर रहे हैं, एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया का. तो एपिडेमिक वाज इन ह्यूमंस एंड एपिजूटिक वाज इन एनिमल्स. The epithelium having secretory function is called as. कौन सा एपिथेलियम होता है जिसका सिक्रीटरी फंक्शन होता है, नाम से पता चल जाएगा. Glandular epithelium. राइट, ग्लैंडुलर. यार एक ही बंदा जवाब दे रहा है क्या कॉन्स्टेंटली. ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कि सिक्रीटरी फंक्शन होता है. नाम से समझ में आ रहा है कि ग्लैंड्स जहां पे प्रेजेंट है उनका काम है सिक्रीशंस प्रोवाइड करना. सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज गोइंग टू डू द सिक्रीशंस. सिंपल एपिथेलियम का क्या काम रहता है. सिंपल एपिथेलियम सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए या फिल्टरेशन पर्पसेस के लिए होता है. मोस्टली कहाँ कहाँ मिलता है सिंपल एपिथेलियम. GIT. राइट, जीआईटी है, ब्लड वेसल्स हैं, एल्वियोलाई है. एल्वियोलाई क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं. ब्लड वेसल्स क्या है, एब्जॉर्ब कर रही हैं न्यूट्रिएंट्स. तो सिंपल एपिथेलियम उन रीजन्स में मिलता है. स्ट्रैटिफाइड कहाँ मिलता है, स्किन. सबसे इजी स्किन पे प्रेजेंट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. कोई सिक्रीशन नहीं हो रही, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. एंड ऑब्वियसली डी इज नन ऑफ दीज, तो है ही नहीं, वो तो इनकरेक्ट हो ही गया. नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी. ब्रांच डीलिंग विद ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस. यार ये इजी है तो इसमें बिना ऑप्शन दिखाए करें एक बार कि क्या कौन सी ब्रांच है जो ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस के डील करती है. नाउ स्पेशल पैथोलॉजी. ये ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. आना तो इसके ऑप्शंस के अंदर सिस्टमिक पैथोलॉजी चाहिए था. बेसिकली ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस के काम कर रहे हैं तो सिस्टम्स की स्टडी कर रहे हैं ना. बट ऑप्शंस के अंदर ही सिस्टमिक पैथोलॉजी नहीं था. सो इन दिस केस आप मार्क क्या करोगे, आप स्पेशल पैथोलॉजी मार्क कर दो, क्योंकि बहुत जगह पे स्पेशल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी को साइमल्टेनियसली या इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. सो इसके अंदर क्या होता है,
फोकस किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर, पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम्स के, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको कंप्लीटली स्टडी किया जा रहा है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कंप्लीटली स्टडी किया जा रहा है। एंड अगर सिस्टमिक पैथोलॉजी होता है एंड स्पेशल पैथोलॉजी दोनों होता, इन दैट केस आप सिस्टमिक पैथोलॉजी को करेक्ट मार्क करना। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होता है? क्लिनिकल पैथोलॉजी होती है वो स्टडी जिसके अंदर हम सैंपल्स को स्टडी करते हैं, टिश्यूज को स्टडी करते हैं, किस पर्पस के लिए? डिजीज डायग्नोसिस के लिए। डिजीज डायग्नोसिस पर्पस के लिए जब करते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? जनरल पैथोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल इश्यूज, फंडामेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं, और ये सब पे एप्लीकेबल होते हैं जो हम जनरल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे ना। जैसे कि यहाँ देखो, जनरल पैथोलॉजी में जो फंडामेंटल इश्यूज होंगे वो सब पे एप्लीकेबल, हर तरीके के टिश्यू पे। इन्फ्लेमेशन हो रही है किसी भी टिश्यू में हो सकती है, ये जनरल टर्म्स पढ़ी जाती हैं जनरल पैथोलॉजी में। जैसे कि नेक्रोसिस है, नियोप्लेशिया है, जो बेसिक बेसिक प्रोसेसेस हैं जो सब जगह अप्लाई होंगे वो हम जनरल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। देन केमिकल पैथोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है कि कोई भी डिजीज है वो बॉडी के अंदर किस तरीके के चेंजेस प्रोड्यूस करवा रहा है, दैट इज केमिकल पैथोलॉजी। नाउ फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी, फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी रुडोल्फ विर्चो। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी इज रुडोल्फ विर्चो। ये देखो कुछ चीजें तो है फैक्ट्स, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, ये स्टेटेड फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सो इनका रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि सारे सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, वहीं से ग्रो करते हैं। दैट इज वाई सेलुलर पैथोलॉजी के फादर जो है वो है रुडोल्फ विर्चो। एंटोनियो बेनेवेनाए जो है इन्होंने ऑटोप्सी रिलेटेड स्टडीज करी थी, सो ही इज नॉट द फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी। नेक्स्ट जूलियस कॉइनहीम, ये इन्फ्लेमेशन में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, सो ये उस चीज में याद रखना आप। पहली डिजीज जहां पे बैक्टीरियल वैक्सीन डेवलप हुई थी, जिसके लिए कौन सी डिजीज थी जिसके लिए बैक्टीरियल वैक्सीन डेवलप हुई थी? आंसर इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है उसके लिए पहली बैक्टीरियल डिजीज जो है, सॉरी बैक्टीरियल वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई थी। एंड किसने डेवलप करी थी ये? लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर वाज द वन जिन्होंने पहली बैक्टीरियल वैक्सीन डेवलप करी थी अगेंस्ट एंथ्रेक्स। इन विच ईयर? 1881 में करा था। सो इट वाज अ लैंडमार्क इवेंट, इट वाज अ हिस्टोरिकल इवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन द हिस्ट्री। एंथ्रेक्स की वैक्सीन डेवलप करना डन बाय लुइस पास्चर। तो क्वेश्चन ऐसे भी अराइज हो सकता है कि एंथ्रेक्स की वैक्सीन किसने डेवलप करी थी, कौन से ईयर में डेवलप करी थी? सो इट वाज एंथ्रेक्स। टेटनस की जो वैक्सीन थी इट वाज डेवलप्ड क्वाइट लेटर, इट वाज नॉट डेवलप्ड प्रायर टू एंथ्रेक्स। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया ये भी 20th सेंचुरी के अराउंड हुआ था, एंथ्रेक्स हुआ था 1881 में। ट्यूबरकुलोसिस की भी जो है वो भी काफी लेट हुई थी। एंड ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो वैक्सीन यूज होती है उसका नाम यही देख लेते हैं, क्या पता कहीं इंपॉर्टेंट आ जाए। बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कैलमाइट ग्यूरिन वैक्सीन जो है इट इज यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। According to the World Organization for Animal Health, OIE, it has become the latest. Which country has become the latest country to have a confirmed incidence of African swine fever in the Asian region? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईयरली पुराना हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछा जाएगा वो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में था, सो वी इंक्लूडेड दिस वन ऑल्सो। आपको पता तो होना चाहिए। सो इट इज एज पर 15th August 2019, काफी पुराना है डाटा, बट स्टिल यू शुड नो। चाइना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। द राइट आंसर इज वियतनाम। वियतनाम जो है उसने सबसे रिसेंट केसेस जो है वो कंफर्म किए थे ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर पता ही है, पिग्स को अफेक्ट करने वाली डिजीज है, बहुत हाई मोर्टालिटी रेट रहता है इसका, एंड इकोनॉमी जो है उस पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। चाइना जो है वो एशिया में सबसे पहले अफेक्ट हुआ था, बट इसके अंदर जो डेट स्पेसिफाइड है ना उसके अकॉर्डिंग चाइना वाज नॉट द रिसेंट मोस्ट। सबसे पहले श्योरली यहाँ पे हुआ था बट नॉट द रिसेंट वन। देन म्यांमार एंड लाओस, इससे पहले तो बहुत सारी कंट्रीज में पता चल ही गया था। अगेन द क्वेश्चन, ये मैंने आपको बोला कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऑन रिपीट है।
सो सेलुलर पैथोलॉजी के फादर, हु इज सेलुलर पैथोलॉजी के फादर? रुडोल्फ विर्चो। एक्सप्लेनेशन इसका हो ही गया है। एक सिंपल सा प्रिंसिपल और है इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो मैंने इंक्लूड किया है कि इनका क्या प्रिंसिपल था। जो वो मैंने आपको बता दिया कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो नया सेल बनता है, बट इसके लिए एक स्टेटमेंट भी है विच इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो अगर क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसका स्टेटमेंट है, सो यू विल हैव टू आंसर इट एज रुडोल्फ विर्चो। अदर ऑप्शंस, इसके जो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है ना वो डिफरेंट है, तो एक बार उनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। जॉन हंटर, जॉन हंटर वाज फादर ऑफ साइंटिफिक सर्जरी। तो क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है, सर्जरी के क्वेश्चंस में पुट अप हो सकता है, नॉट नेसेसरीली अगर पैथो में आ रहा है। तो जॉन हंटर इज वाज फादर ऑफ साइंटिफिक सर्जरी। रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट कॉच जो था उन्होंने माइक्रोब रिलेटेड काम किया था, एंड कॉच पोस्टुलेट्स ऑब्वियसली उन्होंने दिए थे। जूलियस कॉनहेम पहले भी ऑप्शंस में आया था, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स इन्फ्लेमेशन। तो सेलुलर पैथोलॉजी से इनका कोई लिंक नहीं है। लाइक आई सेड, हम सब ग्रेजुअली सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल इंजरी एंड सेल डेथ। सेल इंजरी एंड सेल डेथ, इससे जो जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं पिछले 15 साल में वो सारे इंक्लूड करने की कोशिश करिए यहाँ पे। मोस्ट इनफैक्ट टिश्यूज अंडरगो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एक्सेप्ट, ज्यादातर जो टिश्यूज हैं उनके अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, बट किस किस के अंदर नहीं होता? किडनी, ब्रेन, लिवर एंड लंग। योर ऑप्शंस आर दीज। आंसर इज ब्रेन। ये ना एक्सेप्शन है, ब्रेन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, वरना इन्फेक्शन में ना कहीं भी देखोगे जहां पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, इस्चेमिक नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं, हर उस जगह पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ही होगा। बट ये कुछ ऑर्गन्स, सॉरी, बट जो ब्रेन है वो एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है एंड रिपीटेडली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये याद रखना। ऐसा क्यों है कि ब्रेन जो है वहां पे कोएगुलेटिव नहीं हो रहा है, वहां पे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है? बिकॉज जो ब्रेन है ना उसका लिपिड कंटेंट हाई होता है, उसके अंदर लिपिड जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो भी काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है एंड लिपिड कंटेंट है वो लिक्विफाई हो जाएगा। जो एंजाइम्स हैं वो उस टिश्यू को लिक्विफाई कर देंगे, एंड ब्रेन विल टर्न इनटू अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। वहां पे लिक्विड फिल हो जाएगा, जितना टिश्यू है सब लिक्विफाई हो गया, एंड इट वुड टर्न इनटू अ लिक्विड कंसिस्टेंसी थिंग। Sago spleen is seen in option A, fatty degeneration, option B, hyaline degeneration, option C, amyloid degeneration, and option D is gout. सैगो स्प्लीन होता है इन एक बेकन स्प्लीन होता है, दो होते हैं, सेगो स्प्लीन एंड बेकन स्प्लीन। सेगो स्प्लीन क्या रहता है? जिसके अंदर फोकल अमाइलॉइडोसिस होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, विच इज अमाइलॉइड डिजेनरेशन। सो सैगो होती है फोकल, मतलब किसी किसी स्पॉट पे हो रही है, एक दो जगह पे, एंड बेकन स्प्लीन जो होता है ना इट इज डिफ्यूज, पूरा स्प्लीन जो होगा उसमें अमाइलॉइडोसिस हो जाएगा, सो दैट इज बेकन स्प्लीन। ये भी आ जाता है काफी बार ऑब्जेक्टिव्स में कि सेगो स्प्लीन कौन सी तरीके की अमाइलॉइड डिजेनरेशन है, फोकल है, डिफ्यूज है, तो उसके अंदर आप लिखोगे सेगो इज फोकल एंड बेकन स्प्लीन जो रहता है दैट इज डिफ्यूज अमाइलॉइडोसिस। फैटी डिजेनरेशन जो होता है वो यूजुअली लिवर के अंदर देखने को मिलता है, एंड जो अमाइलॉइडोसिस है वो होता क्या है एक्चुअली, जो स्प्लीन होगा ना उसके ऊपर एक वैक्सी अमाइलॉइड जो होता है उसकी डिपोजिशन हो जाती है, वो ऐसे वैक्स लाइक दिखाई देगा हमें, एंड मेजरली किस रीजन के अंदर होता है, वो होता है व्हाइट पल्प के अंदर। रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प दो पोर्शन होते हैं स्प्लीन के, सो जो व्हाइट पल्प होता है वहां पे अमाइलॉइडोसिस जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है। इसको सेगो क्यों कहा गया है? सेगो जो टर्म होती है ना वो साबूदाना के लिए यूज की जाती है। साबूदाना आई एम श्योर आप सबने देखा होगा कैसा होता है, इट इज अ वेरी ग्रेनी थिंग, ग्रेनी ग्रेनी सा होता है, तो स्प्लीन जो है ना वैसा दिखने लग जाता है बिकॉज ऑफ अमाइलॉइडोसिस, दैट इज कॉल्ड एज सेगो स्प्लीन। फैटी डिजेनरेशन पता है हम सबको, लिवर के अंदर होगा, फैट के वैक्यूल्स बन जाते हैं सेल्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर बहुत रेयरली होता है, देखने को नहीं मिलता है स्प्लीन के अंदर। तो हाइलाइन डिजेनरेशन जो होती है वो मेजरली मसल्स को अफेक्ट करती है या फिर ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है, स्प्लीन को अफेक्ट नहीं करती। तो
क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, फैटी डिजनरेशन कौन से ऑर्गन के अंदर होता है, तो वहां पे आपको क्या ऑप्ट करना है, लिवर के अंदर होता है। हाइलाइन डिजनरेशन कहाँ पे होता है, मसल्स में हो सकता है, वेसल्स में हो सकता है, जो भी ऑप्शंस में अवेलेबल है आपको मार्क दैट। गाउट क्या होता है, गाउट के अंदर क्या होता है ना, यूरेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है। और यूरेट क्रिस्टल्स मेजरली कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, इधर इन किडनीज या फिर जॉइंट्स में। विसरल गाउट एंड आर्टिकुलर गाउट जिसको हम बोलते हैं। विसरल गाउट में क्या होता है, जो कि विसरल ऑर्गन्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली किडनीज में होता है, बाकी जगह पे भी हो जाता है डिपोजिशन ऑफ द यूरेट क्रिस्टल, बट सबसे ज्यादा कॉमनली किडनीज में मिलता है। एंड आर्टिकुलर गाउट के अंदर जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपॉजिट होंगे जॉइंट्स के अंदर। एपोटोसिस क्या होता है, एनीवन? बॉडी की सेल्स खुद की सेल्स को डैमेज करने लगती है मैम, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है। राइट। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन रहती है, प्रोग्राम सेल डेथ, राइट। बॉडी खुद ही एक प्रोग्रामिंग कर लेती है, जो चीज नहीं चाहिए उसको खत्म करते चलो, दैट इज एपोटोसिस। तो अब एपोटोसिस के ना कुछ हॉलमार्क फीचर्स होते हैं, उनमें से एक है जो नहीं होता है, वो है इन्फ्लेमेशन। एंड बाकी के कौन से जो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है जो होते हैं, दैट इज, पहला है क्रोमेटिन का कंडेंसेशन, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक बड्स, थर्ड इज सेल श्रिंकेज। ये तीन स्टेप्स हैं बेसिकली एपोटोसिस के। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे बड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड देन देयर विल बी श्रिंकेज ऑफ द सेल। बट इसके अंदर एक चीज नहीं होती है, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। पर इन्फ्लेमेशन किस में होता है, दो चीज है ना, दो तरीके से डेथ होती है, एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है एपोटोसिस। सो नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है क्या, होता है। नेक्रोसिस जो होता है ना उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, बट एपोटोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती। सो ये एक डिफरेंस भी है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है दोनों के बीच में, कि नेक्रोसिस जो है वहां इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होंगे, लेकिन एपोटोसिस के केस में नहीं होंगे। सो डेफिनेशन ही इसकी इस तरीके से चलती है कि एपोटोसिस जो है एक नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोग्राम सेल डेथ है, जिसके अंदर बाकी तीनों चीजें तो होंगी बट इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। बाकी तीनों चीजें क्या क्या है तीन हॉलमार्क साइंस। लेट्स अज्यूम ये क्वेश्चन तो डिफरेंट तरीके से था कि क्या नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि एपोटोसिस के हॉलमार्क साइंस क्या है, तो वहां क्या लिखोगे, सॉरी क्या मार्क करोगे, सेल श्रिंकेज होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, एंड एपोटोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। या तो साइटोप्लाज्मिक बड्स बोल दो या एपोटोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन बोल दो, ये चीजें जो है वो एपोटोसिस के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई गैंग्रीन रिजल्ट्स फ्रॉम, ड्राई गैंग्रीन किस वजह से होता है? ऑप्शंस हैं, आर्टरी का ऑक्लूजन हो रहा है, हेमरेज हो रही है, वेन का ऑक्लूजन हो रहा है, या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम हमें एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा। क्या करो, चार ऑप्शन है, उस चार में से दो को एलिमिनेट कर दो, यू विल गेट टू ऑप्शंस। कई बार कंफ्यूजन इतना हो जाता है यार कौन सा क्वेश्चन मार्क, कौन सा आंसर मार्क करें। तो अभी हमें इनमें से पता है यार हेमोरेज है, हेमोरेज क्या होती है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ड्राई गैंग्रीन तो नहीं प्रोड्यूस करवाएगी। इतना लॉजिक तो हम लगा सकते हैं कि हेमोरेज से ड्राई गैंग्रीन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन को भी एलिमिनेट कर दो। डिहाइड्रेशन क्या है, बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है उसके अंदर किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से डायरेक्टली जो है वो ड्राई गैंग्रीन नहीं होगा। ऑप्शन बचते हैं दो, विच इज ए एंड सी, आर्टरी का ऑक्लूजन एंड वेन का ऑक्लूजन। ये दो ऑप्शंस है हमारे पास। तो दो ऑप्शंस बच गए थे, आर्टीरियल ऑक्लूजन एंड वेन ऑक्लूजन। तो जो ड्राई गैंग्रीन होता है ना, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ आर्टीरियल ऑक्लूजन। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि वेन, जो वेन वाला ऑक्लूजन होता है ना, दैट लीड्स टू वेट गैंग्रीन। तो ये याद रखना कि आर्टीरियल ऑक्लूजन करता है ड्राई गैंग्रीन एंड वेन ऑक्लूजन करता है वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है ना, ये एक फॉर्म ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस ही है। जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। वो किस वजह से बंद हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी ऑर्गन पे, क्योंकि किसी पोर्शन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। ब्लड सप्लाई क्यों नहीं पहुंचेगा किसी ऑर्गन के अंदर, बिकॉज आर्टरीज जो है वो ऑक्लूड हो गई है, आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू ड्राई गैंग्रीन। जो टिश्यू है वो कैसा दिखाई देता है ड्राई गैंग्रीन के केस में,
इट इज गोइंग टू लुक लाइक ड्राई, श्रंकन, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कोई भी डिहाइड्रेटेड एंड ड्राई चीज है वो कैसी दिखाई देगी? सिकुड़ी हुई दिखाई देगी, लेदर लाइक हो जाती है, रफ स्ट्रक्चर हो जाता है, डार्क इन कलर हो जाता है, ममीफाइड सा हो जाता है, सड़ा हुआ जैसा होता है ना टिश्यू, वैसा लगने लग जाता है ड्राई गैंग्रीन। लाइक आई टोल्ड यू, हेमरेज ऑप्शन में से एलिमिनेट ही कर दो, हेमरेज हो ही नहीं सकता। ब्लीड आउट हो रहा है तो वहां पे गैंग्रीन नहीं होगा। वेन ऑक्लूजन जो है ना, दैट उस वेन ऑक्लूजन से क्या होगा? वेनस कंजेशन होगा। जो वेन है उसके अंदर ब्लड रिटेन रह जाएगा, तो उस पोर्शन में क्या होता है? वेट गैंग्रीन होने की पॉसिबिलिटीज हाई होती है, ना कि ड्राई गैंग्रीन होने की। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है फ्लूइड का, तो दैट इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली लीड टू ड्राई गैंग्रीन। कोई इनडायरेक्ट प्रोसेसेस हैं, डिहाइड्रेशन के साथ साथ ड्राई गैंग्रीन हो गया, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट डायरेक्टली वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। सो वी से वेन ऑक्लूजन एंड वी से वेट। सो वेट इज वेट गैंग्रीन होगा वेन ऑक्लूजन से। इसको याद कर लोगे ना तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि ड्राई जो है वो आर्टीरियल ऑक्लूजन से हो रहा है। एस्पिरेशन निमोनिया इन calves इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश गैंग्रीन। एस्पिरेशन निमोनिया जो है, जो लंग्स के अंदर की कोई भी चीज एस्पायरेट कर ली है विच डजेंट हैव टू गो देयर, उसकी वजह से जो निमोनिया होता है, तो उससे कौन सा गैंग्रीन होता है? ड्राई गैंग्रीन नहीं होगा, वही एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। ड्राई गैंग्रीन किन पोर्शंस के अंदर होता है? ड्राई गैंग्रीन होता है एक्सट्रीमिटीज में, जो डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि लिम्स है, या फिर और एक्सट्रीमिटीज कौन सी हो गई अपनी? टेल है एनिमल की, ईयर है एनिमल के, नोज है, उन पोर्शंस में जब वहां ब्लड सप्लाई नहीं होती है ना, तो मेजरली ड्राई गैंग्रीन उन पार्ट्स में होता है। नाउ दो बच जाते हैं, गैस गैंग्रीन एंड मॉइस्ट गैंग्रीन। कुछ है जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे एंड सोचेंगे लंग्स से रिलेटेड कुछ है, निमोनिया हो रहा है तो गैस गैंग्रीन हो सकता है, बट नो, गैस गैंग्रीन नहीं होगा। गैस गैंग्रीन मोस्टली होता है मसल्स के अंदर। ब्लैक क्वार्टर जैसे कंडीशन है क्लोस्ट्रीडियम की वजह से जो की होती है, वहां क्या होता है? वहां होता है गैस गैंग्रीन। सो ओनली द थर्ड ऑप्शन इज लेफ्ट विच इज मॉइस्ट गैंग्रीन। तो एस्पिरेशन निमोनिया का एग्जाम्पल, सॉरी, मॉइस्ट गैंग्रीन का एक एग्जाम्पल है एस्पिरेशन निमोनिया। मॉइस्ट गैंग्रीन किन किन ऑर्गन्स के अंदर होता है इन जनरल? आप वैसे याद कर लो, जैसे कि लंग्स है, इंटेस्टाइन्स है, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है इनमें होता है मॉइस्ट गैंग्रीन। तो वहां मॉइस्ट गैंग्रीन हो रहा है, सो लंग्स में एस्पायरेशन निमोनिया हो रहा है, कौन सा गैंग्रीन हुआ? मॉइस्ट गैंग्रीन होगा। ये किस वजह से होता है? जब प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया जो है ना, वो टिश्यू को डिवाइटलाइज कर देता है, उसका फंक्शन जो है वो खत्म कर देता है। बैक्टीरिया आया, किस वजह से आया? कुछ ऐसा मटेरियल इनहेल कर लिया एनिमल में जो उसको नहीं करना चाहिए था, मिल्क चला गया। जैसे जो काफ होते हैं उनके अंदर वो कई बार क्या होता है, रैपिड ड्रिंकिंग की वजह से मिल्क इनहेल कर लेते हैं, या वाटर चला गया, लेट्स अज्यूम। सो इन दैट केस वहां पे प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया आएगा, टिश्यू को डैमेज करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज अ क्लासिक केस ऑफ मॉइस्ट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लिम्स में होगा, ईयर में होगा, नोज पे होगा, टेल रीजन पे होगा, लंग्स में नहीं होता है ड्राई गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन अगेन क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन के अंदर होता है, जहां पे गैस प्रोड्यूस होती है। ब्लैक वाटर के अंदर सुना है ना, क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है ब्लैक वाटर का? क्रिपिटेटिंग साउंड। क्रिपिटेटिंग साउंड क्यों आ रही है? क्या है वहां पे जहाँ पे वो क्रिपिटेटिंग बबल रैप जैसी साउंड आ रही है? वो हो रही है बिकॉज ऑफ गैस प्रेजेंस, वहां पे गैस प्रेजेंट है। गैस किस लिए प्रेजेंट है? गैस गैंग्रीन हो गया है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। ऑल ऑफ दीज अप्लाई ही नहीं होगा कि मॉइस्ट है। नाउ राइट साइडेड हार्ट फेलियर मेनली अफेक्ट्स। राइट साइडेड हार्ट फेलियर किस ऑर्गन को मेनली अफेक्ट करता है? इट इज गोइंग टू अफेक्ट, दो ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है लंग एंड लिवर, जिसके अंदर कंफ्यूजन हो सकती है आपको। स्प्लीन एंड किडनी को तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं, इनके अंदर होता ही नहीं है। दो ऑप्शन है, लंग एंड लिवर। राइट साइड हार्ट फेलियर होता है लिवर के अंदर। क्यों होता है लिवर के अंदर? क्योंकि यहाँ पे वेनस कंजेशन हो जाता है, जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता है, एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू वेनस कंजेशन। तो कंजेशन होगा, उसकी वजह से लिवर का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, हिपैटोमेगाली हो जाती है। लिवर का साइज बढ़ने को क्या बोलते हैं? हिपैटोमेगाली। मेगाली जो टर्म है वो साइज बढ़ने के लिए यूज की जाती है, हिपैटो टर्म है वो लिवर के लिए यूज करी जा रही है। सो हिपैटोमेगाली हो गई, एंड
उसका साइज ऐसा बढ़ जाता है, वो नटमेग जैसी अपेयरेंस हो जाती है। नटमेग, नटमेग को हिंदी में बोलते हैं जायफल। जायफल जैसी अपेयरेंस हो जाती है उसको, उसमें आपको पैटर्न्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, साइज बहुत बढ़ जाएगा, एंड कॉर्नर्स जो है, जो उसके एजेस हैं, वो राउंड हो जाएंगे। सो इन केस ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लिवर जो है वो अफेक्ट होता है। एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है उसके अंदर लंग्स अफेक्ट होती हैं, विच इज कॉल्ड एज पल्मनरी एडिमा। जो पहले होगा ना वो होगा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, एंड देन इट इज गोइंग टू लीड टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर। सो पहले लंग्स अफेक्ट होंगे, एंड देन इन द सेकेंड स्टेज, इन द राइट साइड हार्ट फेलियर, लिवर अफेक्ट होगा। लंग एलिमिनेट हो गया बिकॉज लंग्स जो है उसके अंदर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो रहा है। कंफ्यूजन सिर्फ पता है आपको इन्हीं दो ऑप्शंस में हो सकती है कि लंग था या लिवर था, बिकॉज जब पैनिक का स्टेट होता है ना, एग्जाम में बैठे हो, तब सब साफ हो जाता है कि ये क्या था, एंड जो चीजें थोड़ी सी लिंक्ड है उनके अंदर जरूर कंफ्यूजन होता है। तो इसको याद कर लो कि पहले लंग्स है, ऊपर प्रेजेंट है लंग्स, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, पहले उसको अफेक्ट कर रहा है। लिवर नीचे आ रहा है, उसके बाद राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। स्प्लीन एंड किडनीज जो है ना उसके अंदर होता ही नहीं है, हार्ट का जो है उसका डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं है। माइल्ड कंजेशन हो सकती है उसके अंदर, बट एज सच कोई साइंस सिम्टम्स नहीं आते जितने कंसिस्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स लिवर और लंग्स के अंदर आते हैं, वैसा सिचुएशन नहीं होता है। डेथ के बाद ग्लाइकोजन किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी इज लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी इज प्रोपियोनिक एसिड, एंड ऑप्शन डी इज ब्यूटायरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर रहेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्यों रिक्वायर्ड होता है, एनीवन? बॉडी में लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर डेथ? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड इससे क्या होगा, व्हाट विल इट लीड टू? राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस होने के लिए मसल का जो पीएच है वो रिड्यूस होना बहुत जरूरी है। मसल का पीएच रिड्यूस होगा तभी तो राइगर मोर्टिस स्टार्ट होगा, एनहांस होगा। सो जब डेथ हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है बॉडी को, तो क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो थोड़े टाइम के लिए चलता है, एंड वहां पे जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है ना, दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोजन से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड होता है, एसिड क्या है, मसल्स का पीएच जो है उसको रिड्यूस करेगा, and this reduced muscle pH is important for development of rigor mortis. rigor mortis क्या होता है? स्टिफनिंग ऑफ बॉडी। जनरल टर्म, बेसिक सीधी टर्म है, ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा डिटेल आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्टिफनिंग ऑफ मसल, स्टिफनिंग ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज राइगर मोर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटोरिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, आई एम श्योर ये सबने नहीं सुना होगा, या जनरली ऐसे ऐसे टर्म्स जो होती है ना जब हम पढ़ रहे होते हैं फॉर सब्जेक्टिव, ये छोड़ देते हैं। तो क्रिएटोरिया इज अ कंडीशन ड्यू टू अनडाइजेस्टेड, ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी इज स्टार्च, एंड ऑप्शन डी इज प्लांट फाइबर। तो जब अनडाइजेस्टेड मीट होता है ना, अनडाइजेस्टेड मसल फाइबर्स जब स्टूल में आने लग जाते हैं, रिया टर्म जो होती है ना, जैसे डायरिया है, ऐसे क्रिएटोरिया है। तो जब स्टूल्स के अंदर अनडाइजेस्टेड मसल फाइबर्स आने लग जाते हैं, दैट इज क्रिएटोरिया। एंड क्रिएटोरिया क्यों होता है, किस कारण से होता है? ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। जो पैनक्रियाज एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही है जिससे कि मसल फाइबर्स जो है उनको डाइजेस्ट होना था, जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो दैट इज गोइंग टू लीड टू क्रिएटोरिया। मीट जो है वो अनडाइजेस्टेड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस में से अगर मान लो ऑप्शन में आपको मसल फाइबर मिल रहा है ना, तो गो अहेड विद मसल फाइबर। बट ये जितने ऑप्शंस थे, फैट, मीट, स्टार्च एंड प्लांट फाइबर, उसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन था बी, विच इज मीट। सबसे ज्यादा सेल डैमेजिंग फ्री रेडिकल कौन सा है, बिना ऑप्शंस के, पता है किसी को? What? Oxygen. सॉरी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आई थी, दोबारा बताओगे? O2 minus. OH, हाइड्रोक्सिल रेडिकल।
सुपर ऑक्साइड है ऑप्शन में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सी रेडिकल्स है एंड सिंगलेट ऑक्सीजन है। तो OH जो है दैट इज द मोस्ट डैमेजिंग, मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल। ये फैक्ट है, इसको बस याद कर लो कि कौन सा सबसे ज्यादा है। क्यों है ऐसा? इसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो सब जगह जहां जाके ना रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लिपिड्स के साथ जाके रिएक्ट करेगा, लिपिड्स की पर ऑक्सीडेशन करवा देगा, प्रोटीन्स में जाएगा, वहां पे प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन करवा देगा, DNA में जाएगा, DNA का ब्रेक डाउन करवा दिया, जो DNA है उसके अंदर म्यूटेशंस प्रोड्यूस करवा दी। तो सबसे ज्यादा डैमेज जो प्रोड्यूस करवा रहा है फ्री रेडिकल दैट इज हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ये याद रख लेना, ये मैंने देखा है बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। Anaplastic cells show nuclear cytoplasmic ratio of option A 1:1, option B 1:4, option C 1:6 and option D is 1:12. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1:1। एनाप्लास्टिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? एनाप्लास्टिक सेल्स होते हैं जब सेल्स जो है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म छोड़ के एंड ट्यूमरस सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। एनाप्लेशिया जिसको बोलते हैं ना, एनाप्लेशिया एक तरीके से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं सेल के अंदर। किस तरीके के चेंजेस हैं वो? जो न्यूक्लियस है ना वो अपना साइज बढ़ा लेता है, तो जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है इट बिकम्स क्लोज टू 1:1, बराबर हो जाएगा। न्यूक्लियस एंड जो साइटोप्लाज्म है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1:1। सो एनाप्लास्टिक सेल्स के अंदर 1:1 का न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो प्रेजेंट होता है। नॉर्मली कितना साइटोप्लाज्मिक रेशियो प्रेजेंट होता है? इट इज 1:4 या फिर 1:6। अगर ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल कितना है, तो दैट इज 1:4 या 1:6, जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है या अवेलेबल है, गो अहेड विद इट। बट अगर एनाप्लास्टिक सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बराबर हो जाएंगे, दैट इज 1:1। Staining of tissue with hemoglobin after death of the animal is referred as option A algar mortis, option B liver mortis, option C rigor mortis and option D pseudomelanosis। क्या आंसर है इसका? एनिमल की डेथ के बाद जो टिश्यूज होते हैं ना वो हीमोग्लोबिन से स्टेन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एंड एनीबडी जिसको आंसर पता हो कि क्या है? आंसर इज लिवर मोटिस, लिवर मोटिस, बी जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। क्यों होता है ऐसा? इट अकर्स बिकॉज ऑफ हाइपोस्टैटिक कंजेशन। हाइपोस्टैटिक कंजेशन क्या होगा कि जो डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, मतलब कि लिम्स हैं, जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे, या जो ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है ड्यूरिंग द डेथ, तो जो लेटरली ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे ना वहां पे ब्लड जो है उसकी पूलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सारा ब्लड जो है वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू स्टेनिंग ऑफ दोज टिश्यूज। जैसे जो लिम्स है या फिर नीचे वाले पोर्शंस है जो क्लोज टू फ्लोर है, वहां पे क्या होगा, वो स्टेन हो जाएंगे ड्यू टू हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड एज लिवर मोटिस। नेक्स्ट इज एल्गर मोटिस। एल्गर मोटिस क्या होता है? कूलिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी कूल क्यों होनी स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि देयर इज नो लाइफ इन द बॉडी, हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा ना बॉडी के अंदर, बॉडी में कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसकी वजह से तो हीट प्रोड्यूस होती है। बट अगर कोई मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा तो उस केस में क्या होगा, बॉडी ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी एंड डिसिपेट होने लग जाती है हीट। हीट जो है वो एनवायरमेंट में जानी स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज एल्गर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है। रिगर मोर्टिस होता है स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स। एक टर्म होती है सूडोमेलानोसिस। सूडोमेलानोसिस क्या होता है? इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनका ना ग्रीनिश ब्लैक डिस्कलरेशन होने लग जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड का कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है? बैक्टीरिया है, डेड बॉडी है, उसके अंदर क्या आए, बैक्टीरिया आए, उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये रिएक्ट करेगी किसके साथ? आयरन के साथ। आयरन कहाँ से आया? आयरन आ रहा है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से आयरन आया, बैक्टीरिया ने हाइड्रोजन सल्फाइड दिया, इट्स गोइंग टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? आयरन सल्फाइड। ये आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन करेंगे। आयरन सल्फाइड क्या करेगा? टिश्यूज को किस तरीके का कलर कर देगा? इट इज गोइंग टू कलर द टिश्यूज इनटू ग्रीनिश ब्लैक डिस्कलरेशन। और कुछ भी आ जाएगा, सूडोमेलानोसिस
क्या है, जैसे अब ये ग्रीनिश ब्लैक डिस्कलरेशन क्वेश्चन में ये पुटअप हो गया, लेट्स अज्यूम कि ग्रीनिश ब्लैक डिस्कलरेशन जो है वो किस वजह से हो रही है। तो ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, आयरन सल्फाइड भी हो सकता है, या डायरेक्टली सिर्फ उसका नाम भी आ सकता है कि उसको क्या बोलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज सूडोमेलानोसिस। ये सूडोमेलानोसिस क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज मेलानिन की वजह से नहीं हो रहा है, इसका और रीजन है। तो बट दिख ऐसा रहा है कि मेलानिन की तरह हो गया है, डार्क हो गया है, ब्लैक हो गया है, but there is no melanin present in it, so it is pseudomelanosis. A scald is an injury caused by option A hot liquids, option B steam, option C option A and B, and option D is none of the above. सी ऑप्शन। C, यस right, C option है। A and B दोनों से होता है scald जो है, हॉट लिक्विड्स एंड स्टीम। कहीं पे भी पता है वेट हीट होगी ना, किसी भी तरीके से वेट हीट आ रही है, हॉट लिक्विड है वो भी वेट हीट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टीम है उसके अंदर भी तो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो भी तो वेट हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो जहां पे भी वेट हीट आएगी ना, दैट इज गोइंग टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्कार्ड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड जहां पे भी ड्राई बर्न होता है, जैसे कि डायरेक्टली लेट्स अज्यूम फायर की वजह से हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज बर्न, नॉर्मल थर्मल बर्न है वो। बट स्काल्डिंग होगी जबकि वेट हीट लगेगी, उसको बोला जाएगा स्काल्डिंग। ये मोस्टली किन केसेस के अंदर हो जाती है, जैसे कि एनिमल है उसको बेदिंग करवाने के लिए हॉट वाटर यूज कर लिया, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया गया, या फिर कई बार क्या होता है सैनिटेशन प्रोसेसेस के लिए, जो बड़े फार्म्स होते हैं वहां पे सैनिटेशन के प्रोसेसेस के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाटर्स यूज कर लिए जाते हैं, उन केसेस के अंदर क्या होता है स्काल्डिंग हो जाती है। ये कॉमन टर्म नहीं है, यूज भी नहीं होती इतनी कॉमनली, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये क्या है। करंट जेली क्लॉट इंडिकेट्स, करंट जेली क्लॉट से क्या इंडिकेट होता है? सडन डेथ है, स्लो डेथ है, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसी डेथ है, या नन ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है कि स्लो डेथ। करंट जेली क्लॉट इंडिकेट करता है कि जो एनिमल है उसकी स्लो डेथ हुई है। अगर किसी एनिमल का पोस्टमार्टम किया जा रहा है एंड उसके अंदर हमको करंट जेली क्लॉट मिल रहा है, सो दैट विल बी अज्यूम्ड एज अ स्लो डेथ। करंट जेली क्लॉट होता क्या है? एक डार्क जेलेटिनस जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो मिलता है हमें बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आफ्टर डेथ। अब ब्लड स्लोली अगर कोई डेथ हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा, ब्लड कोएगुलेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, एंड स्लो स्लो जो है वो सर्कुलेशन चलती रहती है, तो बॉडी के अंदर कोएगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई एनिमल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड एगोनी से, मतलब बहुत परेशान होके डेथ हुई है किसी एनिमल की, तो उनके अंदर हमें क्या मिलेगा, उसके अंदर हमें करंट जेली क्लॉट मिलेगा। अब जो सडन डेथ होती है ना, उसके अंदर क्या है, एनिमल ने स्ट्रगल नहीं किया, पुअर सर्कुलेशन था डेथ के टाइम पे, तो कोई ब्लड क्लॉट्स नहीं मिलते हैं सडन डेथ के केस में। सडन डेथ, करंट एंड सडन को ना कंफ्यूज मत कर लेना, मैं कई बार ऐसी चीजें मैं ज्यादा कॉमन सेंस लगा देती हूँ, तब ये होता है कि सडन था करंट था, तो कुछ लोग लिंक कर देंगे कि हो सकता है ये सडन डेथ के अंदर होता होगा, बट सडन में नहीं होता, ये स्लो डेथ के अंदर होता है। ऑप्शन सी एंड डी तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें करंट जेली क्लॉट से पता चल रहा है कि इट वाज स्लो डेथ, तो ऐसा नहीं कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते टाइम ऑफ डेथ। द टाइप ऑफ नेक्रोसिस दैट अकर्स इन एन एब्सेस, एब्सेस में क्या होता है, एब्सेस के अंदर क्या फिल्ड होता है, पस फिल्ड होती है, और पस कैसा है, लिक्विड इन कंसिस्टेंसी है पस, सो वहां पे कौन सा नेक्रोसिस होगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। एब्सेस लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का एग्जांपल हो गया एब्सेस। और एक और था, मैंने हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस था, वो क्या था? ब्रेन में। ब्रेन। ब्रेन इनफाक्ट, राइट। ब्रेन इनफाक्ट में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो रहा था। एंड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस किस किस में हो रहा था? रेस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स, बाकी सॉलिड ऑर्गन्स जो थे उनमें सब में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा था, लिवर, लंग, सब में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा था। आप मुझे केजिएटिव नेक्रोसिस का एक एग्जांपल दोगे? टीबी। हाँ राइट, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ केजिएटिव नेक्रोसिस। केजिएटिव नेक्रोसिस में कैसे होता है, केजिएटिव नेक्रोसिस ना चीज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये भी आता है क्वेश्चंस में, चीज लाइक कौन सा नेक्रोसिस है, सो दैट वुड बी केजिएटिव नेक्रोसिस। एंड फैट नेक्रोसिस मोस्टली कहाँ मिलेगा?
फैटी टिश्यूज में मिलेगा फैट नेक्रोसिस। जहाँ फैट होगा वहीं तो फैट का नेक्रोसिस हो सकता है। तो कहाँ, पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज के ऊपर फैट होता है, तो फैट नेक्रोसिस सबसे कॉमनली देखने को मिलता है इन पैनक्रियाज। केजिएटिव नेक्रोसिस का एग्जांपल हो गया ट्यूबरकुलोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के दो एग्जांपल हो गए, एक हो गया एब्सेस एंड अनदर इज सॉरी अनदर इज ब्रेन इन्फार्क्ट। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है ये अकेला एक ऐसा नेक्रोसिस है जिसके अंदर पता है आर्किटेक्चर मेंटेन रह जाता है। ऑल्दो आई नो ये सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि कौन सा नेक्रोसिस है जिसके अंदर आर्किटेक्चर मेंटेन रहता है, बट कंफ्यूजन ना हो, कोएगुलेटिव एंड केजिएटिव सी। सो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है जिसके अंदर आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगा, अंदर वाली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, दैट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। सारे सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर कोएगुलेटिव होगा एक्सेप्ट ब्रेन। एब्सेस जो है उसके अंदर क्या होता है, पस बनती है। पस किस वजह से बनती है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और जो भी डेड टिश्यू है ना उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू पस, उसको लिक्विफाई कर देते हैं। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर ये बहुत कॉमन है। सो ये सारे हमने कर लिए। कोएगुलेटिव किस केस में हो रहा है, इन्फार्क्ट्स के केस में हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा, मोस्टली सॉलिड ऑर्गन्स पे, एक्सेप्ट ब्रेन। केजिएटिव इन ट्यूबरकुलोसिस and fat necrosis is seen in pancreas. अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस में इन्फ्लेमेशन कौन सी होती है, एनीवन? कोई बात नहीं, ये आगे आएगा एक क्वेश्चन, उसमें कर लेंगे। वेसिकल और ब्लिस्टर is a good example of dash degeneration. A. granulomatous, B. fatty degeneration, C. hydropic degeneration, and D. amyloid degeneration. Answer is hydropic degeneration. वेसिकल और ब्लिस्टर क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ कवरिंग है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड भरा हुआ है, उसी को तो वेसिकल या ब्लिस्टर बोल देते हैं। सो वहां पे क्या होती है, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन, जिसकी वजह से वेसिकल या ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। अमाइलॉइड डिजेनरेशन का एग्जांपल बताओगे? सैगोस्प्लीन एंड बेकन स्प्लीन, हमने एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली किया था, सैगोस्प्लीन एंड बेकन स्प्लीन। सैगोस्प्लीन क्या होता है? फोकल डिजेनरेशन। राइट, एंड बेकन स्प्लीन? डिफ्यूज। ठीक है। हाइड्रोपिक डिजेनरेशन में एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो गया, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर पानी भर जाता है। एंड कौन से सेल्स में होती है हाइड्रोपिक डिजेनरेशन सबसे ज्यादा? एपिथेलियल सेल्स के अंदर। सो इसकी वजह से क्या होगा, एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दैट वैक्यूल इज अल्टीमेटली गोइंग टू लीड इनटू अ वेसिकल और ब्लिस्टर। हाइड्रोपिक डिजेनरेशन का एग्जांपल हो गया वेसिकल, ब्लिस्टर या वैक्यूल, कुछ भी आ जाए मार्क कर देना। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मोस्टली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होती है। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा इन्फ्लेमेशन होता है, सो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है। ग्रैनुलोमास बनते हैं ना ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। दो चीज है जो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हो रही है, एक तो हो रहा है केजियस नेक्रोसिस अलोंग विद ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। सो दोनों चीजें अगर आ जाती हैं कहीं पे भी, ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड है, केजियस नेक्रोसिस एंड ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। फैटी डिजेनरेशन, जब लिपिड्स का भर जाते हैं, जो सेल्स होते हैं ना उसके अंदर लिपिड्स का फैट जो होते हैं वो भर जाते हैं, दैट इज फैटी डिजेनरेशन। फैटी डिजेनरेशन सबसे ज्यादा कॉमन किस ऑर्गन में है? लिवर। राइट, लिवर। ब्लाइंडली आंसर कर देना इस ऐसे क्वेश्चंस को। पता है फैटी डिजेनरेशन सिर्फ लिवर के अंदर होता है। जो सेल होगा ना उस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर लिपिड के वैक्यूल्स बन जाएंगे, बहुत क्लियर, बहुत सुंदर दिखाई देता है माइक्रोस्कोप की स्लाइड के अंदर, ऐसे राउंड दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर वैक्यूल्स ऑफ फैट। तो पानी नहीं है फैटी डिजेनरेशन के अंदर, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन के अंदर पानी भरा हुआ है। अमाइलॉइड डिजेनरेशन वही एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स जो होता है उनका डिपोजिशन हो जाता है, इसका वेसिकल से कोई लेना देना नहीं है। इसके दो एग्जांपल्स थे, सेगोस्प्लीन, बेकन स्प्लीन। अच्छा, एक और है इसमें ना पॉइंट, जो अमाइलॉइड डिजेनरेशन होती है ना वो सबसे ज्यादा कॉमन देखी गई है इन हॉर्सेस। कौन से हॉर्सेस में? जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ये मैंने कहीं किसी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा हुआ है।
सो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली नहीं है कहीं पे क्वेश्चन, बट अमाइलॉइड का डिस्कशन चल रहा है तो आपको याद रह जाएगा कि किन के अंदर अमाइलॉइड डिजनरेशन सबसे ज्यादा कॉमन होती है, उन हॉर्सेस में जिनको यूज किया जा रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड प्यूट्रीफैक्शन ऑफ द कार्कस अकर्स इन A, fatty animals, B, sudden death, C, young animals, and D, all of these. यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन में अवेलेबल है all of these. So the right answer is all of these. ऐसा क्यों होता है कि फैटी एनिमल्स जो हैं उसके अंदर प्यूट्रीफैक्शन बहुत जल्दी हो रहा है? आइडिया है किसी को? जो फैटी एनिमल्स होते हैं ना वो हीट डिसिपेट नहीं कर पाते बहुत जल्दी, जो हीट है वो नहीं निकल रही है बॉडी से, तो पेट कहीं पे चला भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर वार्म एनवायरनमेंट मिलेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाएगा, ज्यादा ग्रो कर पाएगा एज कम्पेयर टू कोल्डर एनवायरनमेंट। सो फैटी एनिमल्स के अंदर रैपिड प्यूट्रीफैक्शन इस वजह से होता है। सडन डेथ के केस में किस वजह से होता है रैपिड प्यूट्रीफैक्शन? किसी को रीजन पता है? क्योंकि सडन डेथ में क्या हुआ, एनिमल ने कुछ जो उसका एनर्जी था उसका लॉस नहीं हुआ, कोई उसने कोशिश नहीं करी, कोई छटपटाया नहीं एनिमल, लेट्स अज्यूम, उसकी सडनली डेथ हो गई, तो उसमें क्या हुआ, ग्लाइकोजन रिजर्व्स जो है ना वो बच गए, वो यूटिलाइज नहीं हुए, एंड ग्लाइकोजन रिजर्व्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वहां पे बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा ग्रो करेगा, वो ज्यादा इन्वेड कर पाएगा, इस वजह से रैपिड प्यूट्रीफैक्शन होता है। नेक्स्ट इज यंग एनिमल्स। यंग एनिमल्स के अंदर रैपिड प्यूट्रीफैक्शन क्यों होता है? पहला तो ये है कि साइज छोटा है, सेकेंडली जो यंग एनिमल्स होते हैं ना वो वेल हाइड्रेटेड होते हैं, अच्छा खासा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया इन्वेजन एंड उनका ग्रोथ वो ज्यादा होता है। सो ऑल दीज थिंग्स ना, ये फैक्टर्स आर गोइंग टू लीड टू रैपिड प्यूट्रीफैक्शन ऑफ द कार्कस। सो इसमें आता है तो मार्केट ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज कूलिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर द डेथ इज नॉन एज, क्या होता है, बॉडी जब ठंडी होनी शुरू हो जाती है डेथ के बाद उसको क्या बोलते हैं? एल्गर मोर्टिस, राइट, एल्गर मोर्टिस होता है। लीवर मोर्टिस क्या था? ग्रेविटी के करेक्ट, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जब हीमोग्लोबिन अपना कलर देना शुरू कर देता है टिश्यूज को, सो दैट इज लिवर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस है बॉडी ठंडी हो गई है, ठंडी क्यों हो गई है? मेटाबॉलिज्म नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बॉडी हीट नहीं प्रोड्यूस कर रही है, बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है बॉडी के एनवायरनमेंट से, तो जो हीट है वो सारी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज एल्गर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस क्या है? टेक्निक ऑफ मसल्स। स्टिफनिंग ऑफ मसल्स। राइट, लिवर मोर्टिस हो गया ब्लड सेटलिंग, राइगर मोर्टिस हो गया मसल स्टिफनिंग, अल्गर मोर्टिस आई टोल्ड यू कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो गया है। इनको ना सीक्वेंस में भी याद कर लेना कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में सीक्वेंस में आ जाता है, ऑप्शन में ही आ गया कि किस सीक्वेंस में चीजें हो रही है। ड्राई गैंग्रीन रिजल्ट्स फ्रॉम, ये आंसर तो आपके सामने ही है ऑल दो, बट मैंने बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन हटाया नहीं है, जितना रिपीटेटिव थे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में सब डाल दिए हैं, ताकि आपको फ्रीक्वेंसी पता लगती रहेगी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, प्लस रिविजन होता रहेगा हर क्वेश्चन का। तो आर्टरी के ऑक्लूजन की वजह से ड्राई गैंग्रीन हो रहा है, वेन के ऑक्लूजन से कौन सा गैंग्रीन हो रहा था? वेट। वेट हो रहा था। नाइस। हेमोरेज से हो रहा है कोई गैंग्रीन? हेमरेज से कोई गैंग्रीन नहीं हो रहा, हेमरेज से शॉक होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनिमल शॉक में चला जाएगा। इन इन्फेक्शन द टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज, इन्फेक्शन में किस टाइप का नेक्रोसिस होता है? ऑप्शन नहीं दे रही हूं मैं, आप मुझे बताओ इन्फेक्शन का किस टाइप के नेक्रोसिस का एग्जांपल है? कोगुलेटिव में। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का मैंने एक और फीचर बताया था आपको अभी लेटली, वो क्या था? मैम टीवी में देखने के लिए बोला। नहीं, राइट, ये आपने यही गलती, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि केजिएटिव एंड कोएगुलेटिव में कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ और है इसका फीचर, वो बताओ। मैम उसका आर्किटेक्चर प्रेजेंट रहता है। हाँ, इसका आर्किटेक्चर का लॉस हो जाता है, एंड एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? किस टाइप के इन्फाक्ट में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता है, बाकी सब में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा?
ब्रेन में नहीं होगा ना मैम? ब्रेन में नहीं हो रहा है। ब्रेन में कौन से टाइप का नेक्रोसिस हो रहा है? लिक्विफेक्टिव। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है। ये जो केजियस एंड कोएगुलेटिव वाला था ना, ये एग्जाम में पक्का कंफ्यूजन होता है, तो इसको मेक श्योर करो कि केजियस में टीबी वाला है एग्जाम्पल, लिक्विफेक्टिव का ब्रेन इनफैक्ट है। एक लिक्विफेक्टिव का एक और एग्जाम्पल किया था हमने पीछे, वो क्या था? Abscess. एब्सिस, एब्सिस। राइट, नाइस। तो इन्फेक्शन जो है उसके अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा है, मेजरली सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, उनके अंदर। नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद प्यूट्रीफैक्शन बाय सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं वो किसी भी टिश्यू को प्यूट्रीफाई कर देते हैं। तो किस टाइप का नेक्रोसिस, क्या बोलेंगे उस नेक्रोसिस को, क्या होगा? मतलब क्या चीज बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं गैंग्रीन। एब्सेस में क्या होता है? एब्सेस में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, पस बनती है। पस फिल्ड अल्सर क्या कैविटी होता है? होती है, अल्सर एक abnormal culture। रेज्ड स्ट्रक्चर होता है। सिस्ट में क्या होता है? सिस्ट में सिर्फ लिक्विड फिल्ड है, एक वैक्यूल सॉर्ट ऑफ बन गया है, उसके अंदर किसी तरीके का लिक्विड फिल्ड है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट। बट गैंग्रीन क्या होता है ना, गैंग्रीन में क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगा उस रीजन का। किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइट्स आएंगे, वहां पे प्यूट्रीफैक्शन प्रोड्यूस करेंगे एंड उस रीजन को पूरा नेक्रोज कर देंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज गैंग्रीन। एब्सेस आई टोल्ड यू, पस है। अल्सर कुछ नहीं है, एक रेज्ड सरफेस है, सर्कमस्क्राइब्ड रीजन है, उसको अल्सर बोलते हैं। सिस्ट है वो, उसमें भी बस फ्लूइड प्रेजेंट है, उसमें कोई नेक्रोसिस नहीं हो रहा है सिस्ट के अंदर। हाइड्रोपिक डिजेनरेशन। हाइड्रोपिक डिजेनरेशन किस में हो रही थी? इपिथीलियम। किसमें? Basic blisters. इपिथीलियम। हाँ, एपिथेलियम में हो रही थी। नहीं, वो तो सही है आपका आंसर। इसका तो आंसर सारे ही है, ऑल ऑफ द अबव है इस क्वेश्चन का आंसर में। वैसे एक पीछे हमने क्वेश्चन किया वेसाइकल्स था, एंड Blisters. वेसिकल्स एंड blister and ब्लिस्टर्स, vesicles। राइट। वेसिकल्स, ब्लिस्टर्स, वैक्यूल्स, उनके अंदर हाइड्रोपिक डिजेनरेशन हो रहा है। नाउ यहाँ पे उसमें ना एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये सारे फीचर्स बताए थे कि हाइड्रोपिक डिजेनरेशन किस वजह से होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ही पुटअप हो गया है कि हाइड्रोपिक डिजेनरेशन के 3 फीचर्स हैं। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जब जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से हाइड्रोपिक डिजेनरेशन प्रोड्यूस होगा। सेल्स क्या करेंगे? आसपास का जो भी फ्लूइड है ना वो एक्यूमुलेट हो जाएगा उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड भर जाएगा, दैट इज गोइंग टू लीड टू हाइड्रोपिक डिजेनरेशन। नेक्स्ट, कौन से सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमनली होता है हाइड्रोपिक डिजेनरेशन? एपिथेलियल सेल्स के अंदर। हाइड्रोपिक डिजेनरेशन का एक बेसिक सा एग्जांपल है, याद रहेगा जिससे आपको, शू बाइट हो जाती है ना, नए शूज, टाइट शूज पहन लेते हैं तो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोपिक डिजेनरेशन। और फुट एंड माउथ डिजीज है, फुट एंड माउथ डिजीज बहुत अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोपिक डिजेनरेशन का। जो मुंह में वेसिकल्स बन रहे हैं ना, दैट इज हाइड्रोपिक डिजेनरेशन ओनली। और ये किस फॉर्म की सेल इंजरी है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल अगर आता है ना, लेट्स अज्यूम ये सारे ऑप्शंस थे, इसकी जगह मान लो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल इंजरी का ऑप्शन आ जाता है, तो ये रिवर्सिबल है, ये ठीक हो जाती है। शू बाइट है, वो क्या होगा? रप्चर होगा, ठीक हो जाएगी, वापस नीचे सही स्किन आ जाती है ना, सो इट इज अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ इंजरी। ये क्या होता है? सोडियम पोटेशियम बैलेंस जो है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है सेल के। फ्लूइड अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू लीड टू हाइड्रोपिक डिजेनरेशन। नेक्स्ट इज prolonged recumbency causes ischemic muscle necrosis, increase in। क्या बढ़ जाता है जब प्रोलॉन्ग रिकम्बेंसी का? कोई मुझे एक एग्जांपल दोगे डिजीज का कि कौन से डिजीज कंडीशन है? अपने मेटाबॉलिक डिजीज में मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, मेटाबॉलिक में पढ़ा होगा। मिल्क फीवर में। Downer cow syndrome. हाँ, मिल्क फीवर एंड डाउनर काउ सिंड्रोम। प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है आप लोगों ने लगता है। मिल्क फीवर एंड डाउनर काउ सिंड्रोम जो है ना, उसके अंदर प्रोलॉन्ग रिकम्बेंसी होती है। तो वहां पे कौन सा अमाउंट बढ़ जाता है? किस चीज का अमाउंट बढ़ जाता है? दैट इज सीरम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। किस वजह से बढ़ रहा है? बिकॉज इस्चेमिक मसल नेक्रोसिस हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वहां पे, मसल्स जो है वो नेक्रोज होती जा रही है, तो वहां पे सीरम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो है वो बढ़ जाता है। Exhaustion of dash leads to onset of rigor mortis in postmortem.
क्या चीज है जो खत्म हो जाती है जिसके बाद राइगर मोर्टिस आना स्टार्ट हो जाता है? बॉडी के अंदर अगर एटीपी प्रेजेंट है तो राइगर मोर्टिस नहीं आएगा। जो बॉन्ड है एक्टिन मायोसिन वो बनेंगे, ब्रेक होते रहेंगे। बट अगर एटीपी नहीं प्रेजेंट है ना, तो जो एक्टिन मायोसिन का बॉन्ड बना है वो टूटेगा नहीं, वो एज इट इज रह जाएगा। सो एटीपी जब खत्म हो जाते हैं बॉडी के, उस टाइम पे क्या होता है, एक्टिन मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो लॉक हो जाते हैं एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू मसल स्टिफनेस। अगर रीजन आ जाता है ना कहीं पे कि राइगर मोर्टिस किस वजह से हो रहा है, ऑब्जेक्टिव में बड़े रीजन तो पूछे नहीं जाएंगे। तो एक तो हो गया एटीपी डिप्लीशन। एटीपी डिप्लीशन से क्या होगा, एक्टिन मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो लॉक्ड रहेंगे, वो टूटेंगे नहीं। दैट इज गोइंग टू लीड टू मसल स्टिफनेस। ऑस्टियोफेजिया, इन्फैंटोफेजिया एंड कॉप्रोफेजिया, ये किस टाइप की कंडीशन है? क्या बोलते हैं? फेजिया का मतलब पता होगा आप सबको, क्या होता है फेजिया? ईटिंग। फेजिया, फेजिया जो है एक मतलब खाने को बोलते हैं फेजिया बेसिकली। तो ऑस्टियो टर्म है वो बोन के लिए यूज होती है। इन्फैंटो जो टर्म है वो यूज होती है फॉर फीटस, इन्फैंट नॉट फीटस, इन्फैंट्स, बच्चे, न्यू बॉर्न्स के लिए यूज होती है। कॉप्रो जो टर्म है इट इज यूज फॉर फीसिस। सो इन तीन ऑप्शन में चौथा रहने देते हैं ऑप्शन, इन तीन ऑप्शन में से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? एलोट्रायोफेजिया। First, राइट, राइट, एलोट्रायोफेजिया। एलोट्रायोफेजिया इज द राइट आंसर। एलोट्रायोफेजिया है उसके, ये सारी कंडीशन एलोट्रायोफेजिया के अंदर आती है। ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है कि एक बेसिक सा आंसर बता दो जनरल की, क्यों हो सकता है ऐसा? phosphorus, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, राइट। नॉट जस्ट फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, और मिनरल्स एंड वाइटामिन की डेफिशिएंसी जब होती है ना, तब भी एनिमल जो है डेफिशिएंसी के केस में एलोट्रायोफेजिया हो जाता है। सेकंड, एनोरेक्सिया। सबको पता है एनोरेक्सिया क्या होता है, खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, दैट इज एनोरेक्सिया। देन इनएपिटेंस। इनएपिटेंस क्या होती है, खाना खा रहा है बट खाना जो खाने की फ्रीक्वेंसी है, टेंडेंसी है, वो कम हो गई है, भूख नहीं खत्म हुई है उसकी, कम हो गया है। एफेजिया होता है बिल्कुल ही नहीं खा रहा है, दैट इज एफेजिया। इसमें ना आप दो में कंफ्यूज हो सकते हो, एफेजिया एंड एलोट्रायोफेजिया। जिसने पढ़ा ही नहीं है ना क्वेश्चन वो हो सकता है, अदरवाइज जिसने पढ़ लिया है उसको तो पता रहेगा। एफेजिया एंड एलोफेजिया, फेजिया देख के ऐसे सोचेंगे कि किसी को भी मार्क कर देते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज, क्रॉप जो होता है पोल्ट्री के अंदर, क्रॉप क्रॉप होता है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इंग्लूवाइटिस, राइट, इंग्लूवाइटिस। चीलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स। लिप्स। राइट, लिप्स की इन्फ्लेमेशन। थैलाइटिस, किसकी? अच्छा, कॉक्साइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, राइट। इंग्लूवाइटिस, इंग्लूवाइटिस, इंग्लूवीज जो टर्म है ना वो यूज करी जाती है एवियन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो क्रॉप होता है उसके लिए। सो आइटिस लग गया है उसके सामने, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इंग्लूवाइटिस। ये क्वेश्चन में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। देन देयर इज चीलाइटिस, वो आपने बता दिया लिप्स के लिए। थैलाइटिस कोई टर्म नहीं है। लगेगा ऐसा कि अरे क्रॉप के लिए क्या हो सकती है, इंग्लूवाइटिस या थैलाइटिस, ये नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है। कॉक्साइटिस जो है हिप जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं कॉक्साइटिस। और गोनाइटिस किसको बोलते हैं? स्टाइफल जॉइंट। श्योर हो, स्टिफल जॉइंट को बोलते हैं? यस। यस मैम। ओके। द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्या है कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन? कितने कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेशन के? 5। 5 है, ठीक है। ए किसने ऑप्शन। दिए थे कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन? Cornelius मैम Celsius ने and last one Rudolf Virchow. राइट। कौन सा था जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था? Loss of function. राइट, फंक्शनलेसा। सो इसमें ना हरी में ऐसा गलत मार्क मत करना क्योंकि बड़े सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। कामली रीड करना कि कौन कौन से हैं। पहला होता है हीट, हीट जनरेट होती है, इन्फ्लेमेशन है। मस्कीटो बाइट का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं मस्कीटो बाइट का।
वहां पे क्या होता है, मच्छर काट गया, इचिंग कर ली, हीट जनरेट हो रही है, इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि पेन भी होता है, लाल भी हो जाता है, स्वॉलन भी हो जाता है। एंड फंक्शन तो चलो वहां पे क्या ही लॉस होगा उस रीजन का, बट ये सारे जो 5 है ये कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है। ये तो बेसिक उसमें है टर्मिनोलॉजी में, बट कि कई बार जो दूसरी टर्म्स है उसमें भी आ जाता है, जैसे कि डोलोर, टेलोर, पेलोर जो है दैट इज फॉर रेडनेस, डोलोर इज फॉर पेन, एंड फंक्शनलेसा इज फॉर फंक्शनलेस। सो इसके अलावा वो दूसरे ऑप्शंस भी आ सकते हैं। ये रहे, जैसे कि सॉरी मैंने एक गलत बता दिया था आपको, रूबोर इज फॉर रेडनेस, कैलोर इज फॉर हीट, ट्यूमोर इज फॉर द स्वेलिंग, एंड डोलोर इज फॉर पेन, एंड फंक्शनलेसा इज फॉर लॉस ऑफ फंक्शन। सो ये किसी भी तरीके से आ सकता है, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन या लॉस ऑफ फंक्शन, या रूबोर, कैलोर, ट्यूमर, डोलोर, फंक्शनलेसा। एंड क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि रूबोर क्या है, रेडनेस है, हीट है, स्वेलिंग है, तो इनको अच्छे से कर लेना आप। इजी क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें स्कोर कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम स्कोर ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस ऑफ हार्ट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस मतलब रफ एंड स्मूथ सरफेस, जो हार्ट है वो रफ एंड स्मूथ हो जाता है, किसकी वजह से होता है? फिब्रिन के डिपोजिशन की वजह से होता है। फिब्रिन जो है वो व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होगा जो हार्ट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जाल की तरह डिपॉजिट हो जाता है पूरे के पूरे हार्ट पे, एंड स्टिक रहता है, बहुत स्टिफली स्टिक्ड रहता है उसके ऊपर, उसको ऐसे इजीली नहीं निकाल सकते हो, क्लियरली विजिबल होता है कि ये फिब्रिन इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो फिब्रिन इज गोइंग टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस। फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक वो है ना कि ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस ऑफ द हार्ट हो जाता है इन फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। जो पेरिकार्डियम है उसके ऊपर फिब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स किस में देखने को मिलती हैं? पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन में, जहां पे पस प्रेजेंट होगी ना, उस तरीके की इन्फ्लेमेशन के अंदर सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज न्यूट्रोफिल्स आर ओनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पस। वो एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से टिश्यूज का लिक्विफैक्शन हो रहा है एंड उस जगह पे पस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो होता है फाइब्रोसिस में इन्वॉल्व होता है, एक्सुडेट का फॉर्मेशन नहीं होता। फाइब्रोसिस पता है मोस्टली किन कंडीशंस के अंदर होता है? जो क्रॉनिक कंडीशंस होती है, लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती है, उसके अंदर फाइब्रोसिस होता है। कोलेजन, इट इज सीन इन क्रॉनिक फाइब्रस लीजन्स, एक्यूट में नहीं होता है कोलेजन का डिपोजिशन। जो लॉन्ग टर्म होता है ना, कोई लॉन्ग टर्म कंडीशन चल रही है, उन केसेस के अंदर कोलेजन का डिपोजिशन हो जाता है। ये क्वेश्चन है, टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन नॉट सीन इन ब्रेन। ब्रेन में किस टाइप की इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलती? ऑप्शन ए फिब्रिनस, ऑप्शन बी कैटारल इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन सी पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन, एंड ऑप्शन डी हेमोरेजिक इन्फ्लेमेशन। सो आंसर इज कैटारल इन्फ्लेमेशन। कैटारल इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्रेन में नहीं देखने को मिलती। कैटारल कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ पे म्यूकोसल लाइनिंग्स प्रेजेंट होंगी, जहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन हो सकता है। कैटारल जो टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? जब म्यूकस रिलीज हो रहा है, तो म्यूकस ही नहीं है ब्रेन में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट है, तो कैटारल इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकती है वहां पे? बाकी सब होती है, हेमोरेजिक, पुरुलेंट, फिब्रिनस, सब कुछ हो सकता है एक्सेप्ट कैटारल इन्फ्लेमेशन। दो चीज हो गई, सी से ही है, दो चीज है जो ब्रेन में नहीं हो रही है। एक हो गई कैटारल इन्फ्लेमेशन, दूसरी हो गई कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। दोनों चीज ब्रेन में नहीं होती। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, कोई इंजरी हो गई तो उसमें हेमोरेजिक ब्लीडिंग हो गई, लेट्स अज्यूम ब्रेन के अंदर, उसमें हेमोरेजिक भी हो गया, कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, तो वहां फिब्रिनस भी, पस भी, बाकी तरीके की इन्फ्लेमेशन होगी, बट कैटारल नहीं होंगी क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट इन द ब्लड इज ऑप्शन ए इओसिनोफिल, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, एंड ऑप्शन डी बेसोफिल। ए ग्रैन्युलर, ए ग्रैन्युलर का क्या मतलब है इसके? सॉरी, लिम्फोसाइट। ए ग्रैन्युलर का मतलब है कि उसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर।
वो कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, ए ग्रैन्युलर है, दैट इज लिम्फोसाइट्स। एंड ये किसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका? इन अडेप्टिव इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन अडेप्टिव इम्यूनिटी। बाकी सब जो होते हैं उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इओसिनोफिल्स हैं, देखे होंगे आपने माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके का स्टेन करते हैं इओसिनोफिल के ग्रैन्यूल्स? रेड टू ऑरेंज कलर। न्यूट्रोफिल के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो न्यूट्रल स्टेनिंग ग्रैन्यूल्स होते हैं। दीज आर ग्रैन्युलर, ये ए ग्रैन्युलर है, बाकी सारे ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं उसके अंदर बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। So all of these are granular, rest that was agranular. Epithelioid cells within granulomas are derived from which of the following? Epithelioid cells किसके अंदर देखने को मिलते हैं? कोई एक डिजीज कंडीशन जिसके अंदर सबसे कॉमनली है epithelioid cells का फॉर्मेशन हो गया? टीबी। ग्रैनुलोमा बन रहा है, वहां पे तो एपिथेलॉइड सेल्स आएंगे, लाइक आई टोल्ड यू। टीबी के अंदर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वहां पे ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो रहा है। और ग्रैनुलोमा के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है? एपिथेलॉइड सेल्स प्रेजेंट है। अब ये एपिथेलॉइड सेल्स किससे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं मैक्रोफेजेस से। मैक्रोफेजेस, एपिथेलॉइड सेल्स कुछ नहीं होते हैं, कुछ अलग नहीं है, दे आर बेसिकली मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। Modified macrophages are going to lead to formation of epithelial cells, and which is ultimately going to lead to formation of granulomas. क्या होगा? जो मैक्रोफेजेस है ना, वो अपना जो शेप है वो elongate कर लेंगे, उनका secretory function जो है वो बढ़ जाएगा and lead to formation of granulomas. बाकी सारे जो है इनका epithelial cells के formation के अंदर कोई रोल नहीं होता। ये अगेन ये रिपीट पे क्वेश्चन आया था, तो दोबारा मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। प्लाज्मा सेल्स जो है उससे क्या बनता है? एनीवन? इसके जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा सेल्स का किस चीज में रोल होता है? बी सेल्स, टी सेल्स। क्या बोल रहे हो? बी और टी लिपोसाइट। एंटीबॉडी प्रोडक्शन के अंदर, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लाज्मा सेल्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो किस चीज को सपोर्ट करते हैं? वो इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट करते हैं इन लेटर स्टेजेस। उसका एपिथेलॉइड सेल्स के फॉर्मेशन के अंदर कोई रोल नहीं होता। एंड इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर एलर्जिक या पैरासिटिक रिएक्शंस। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में इनका भी कोई रोल नहीं होता। तो इओसिनोफिल्स का याद रखना, प्लाज्मा सेल्स का याद रखना, ये आ जाता है क्वेश्चन में कि प्लाज्मा सेल्स के एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें आपको ऑप्शंस में यही आ जाता है, लेट्स अज्यूम। तो आप क्या बोलोगे? प्लाज्मा सेल्स। एंड इओसिनोफिल्स, ये तो बहुत माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा जाएगा कि किसके अंदर इओसिनोफिल्स जो होता है उसके अमाउंट बढ़ जाता है इन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासिटिक रिएक्शंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन से सेल्स होते हैं? Neutrophil. Neutrophils. Right, neutrophils are the first line of defense. स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी माइलाइटिस, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। Myelitis. माइलाइटिस। माइलाइटिस इज स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन, राइट। मेनिंजाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन है? ब्रेन की कवरिंग। हाँ, ब्रेन की कवरिंग को क्या बोलते हैं? Meninges. मेनिंजेस बोलते हैं। कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे इन मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस जो है वो पूरे ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होगी, वेयरएज मेनिंजाइटिस जो है वो ओनली मेनिंजेस की, जो बाहर मेनिंजेस प्रेजेंट होती है उसकी इन्फ्लेमेशन। एंड माइलाइटिस जो है वो डायरेक्टली ना इंडिकेट नहीं कर रही है। हम क्या कई बार क्या सोचते हैं कि इन्फ्लेमेशन जितनी भी है वो डायरेक्ट नाम से पता चल जाती है, मोस्टली सबके पीछे आइटिस लगा हुआ है। माइलाइटिस को हम छोड़ देते हैं कि माइलाइटिस किसकी है, वो पेपर में जाके फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो ये आता है स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं माइलाइटिस। एक क्वेश्चन आता है एनसेफेलोमाइलाइटिस, वो क्या होगा? ब्रेन और ब्रेन की कवरिंग दोनों का इन्फ्लेमेशन। नहीं, And spinal cord. Brain and spinal cord. एनसेफेलोमाइलाइटिस, Spinal cord. या राइट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों की इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे एनसेफेलोमाइलाइटिस। फर्स्ट लाइन ऑफ सेलुलर डिफेंस, कौन से सेल्स होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सेलुलर डिफेंस? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, करेक्ट। सबसे पहले ना कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा, कुछ भी इन्फ्लेमेशन होगी, कौन से सेल्स भाग के आएंगे? न्यूट्रोफिल्स आएंगे। बस कौन से सेल्स बनाते हैं? न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना, जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है इम्यूनिटी,
उसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रोफिल्स। फैगोसाइटोसिस में जो डेड टिश्यू है उसको एनगल्फ करके रिमूव करना है, किसी तरीके के एंटीमाइक्रोबियल एंजाइम्स रिलीज करने हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद बाकी के सेल्स आते हैं। यूसिनोफिल्स कब आते हैं? एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन। राइट, एलर्जिक एंड पैरासिटिक रिएक्शंस के अंदर। बेसोफिल्स कब आते हैं? सामने लिखा हुआ है, एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर होते हैं। एंड लिम्फोसाइट्स किसका पार्ट है? अडेप्टिव इम्यूनिटी का। लिम्फोसाइट्स अडेप्टिव इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है। सो दैट इज अडेप्टिव। कुछ आया है, बॉडी ने कुछ नया इम्यूनिटी बनानी स्टार्ट करी है, उस केस के अंदर लिम्फोसाइट्स आते हैं। ये बाद में आते हैं, ये पहले नहीं आते। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है? Inguitis. इंग्लूवाइटिस। जिंजिवाइटिस क्या होता है? गम्स का इन्फ्लेमेशन। हाँ राइट, कम्स का ये ना ऐसी टर्म्स हैं जो सेम जैसे माइलाइटिस था ना, वैसी है। जिंजिवा कई बार नहीं रिलेट कर पाते हैं बहुत सारे लोग कि जिंजिवा क्या हो सकता है। गम्स को बोलते हैं जिंजिवा, तो उसकी इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे जिंजिवाइटिस। इंग्लूवाइटिस ऐसे ही। इंग्लूवीज, अगर किसी ने पहले वाला क्वेश्चन नहीं सुना है तो आई रिपीट इट फॉर यू ऑल। इंग्लूवीज जो होता है ना, वो टर्म क्रॉप के लिए यूज होती है, तो उसको बोलते हैं इंग्लूवाइटिस। टिफिलाइटिस क्या होता है? रेक्टम इन्फ्लेमेशन। रॉन्ग, सीकम। Cecum. रेक्टम की को क्या बोलते हैं? एनीबडी? स्टोमेटाइटिस। नहीं, रेक्टम। प्रोक्टाइटिस। राइट। स्टोमेटाइटिस क्या होता है? Oral ओरल cavity का inflammation. बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। भाई बिल्कुल ही ऊपर से नीचे ऑपोजिट कर दिया आप। तो टिफलाइटिस है सीकम की इन्फ्लेमेशन। प्रोक्टाइटिस आपने बोल दिया था तो फिर उसको भी कर लेते हैं। रेक्टम की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं प्रोक्टाइटिस। ठीक है, ये साथ साथ होती रहेंगी कवर अप जो भी है इन्फ्लेमेशन बीच बीच में। चीलाइटिस क्या होता है? लिप्स की इन्फ्लेमेशन। ये सारी ना एक बार स्क्रीन पे नजर मार लो इन सब पे, क्योंकि ये सब ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि किस चीज की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जैसे एंटराइटिस है, वो तो समझ में आता है कि चलो इस चीज की होगी। ईसोफेगाइटिस है, वो भी पता चल रहा है कि इस चीज की है। टिफलाइटिस, प्रोक्टाइटिस, चीलाइटिस, जिंजिवाइटिस, इंग्लूवाइटिस, ये सारी इन्फ्लेमेशन वो है जो डायरेक्टली नहीं पता चल रही और पेपर में यही आएंगी। माइलाइटिस, माइलाइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ Spinal cord स्पाइनल कॉर्ड। inflammation. ओके। नेक्स्ट इज टिश्यू रिपेयर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो टिश्यू रिपेयर है, हीलिंग। रीजनरेशन या रिपेयर किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है? रीजनरेशन एंड रिपेयर। ए टाइप ऑफ टिश्यू, बी एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट, सी ड्यूरेशन ऑफ ट्रॉमा, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है सब चीजों पे। किस तरीके का टिश्यू है, कितना उसमें डिफेक्ट प्रेजेंट था, कितना टाइम हो चुका है ट्रॉमा हुए। सो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। टाइप ऑफ टिश्यू कैसे? एक होता है लेबाइल टिश्यू, एक होता है स्टेबल टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। लेबाइल है जो कर रहा है ग्रो, मतलब उसके अंदर पॉसिबिलिटी है डिवाइड होने की, नया बना सकता है। स्टेबल है, एक एक्सटेंट तक ही बना सकता है। परमानेंट है, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है। न्यूरॉन्स है, कोई चेंज नहीं होगा, इंजरी हो गई तो हो गई। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स, कोई अगर उसको रिपेयर होना है, रीजनरेट होना है, तो डिपेंड करता है ना कि वो टिश्यू किस तरीके का है, लेबाइल है, स्टेबल है या परमानेंट है। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट। अगर वो लार्ज डिफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी हीलिंग जो है वो स्लो होगी। एंड लार्ज डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? फाइब्रोसिस, स्कार, कीलॉइड, इन सब का फॉर्मेशन हो जाता है। वेरस छोटा डिफेक्ट होगा, छोटा कट होगा तो जल्दी हील होगा। एंड इस पे भी डिपेंड करता है ना कि किस तरीके की इंजरी हुई है। जैसे कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, जो अब इंसिजन है, क्लियर कट है, बहुत जल्दी हील हो जाता है। बट वहीं पे अगर कोई लैसरेशन है, कोई पेनिट्रेटिव वूंड है, उसको टाइम लगेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन किस तरीके का डिफेक्ट है। देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया तो उसकी हीलिंग में टाइम लगेगा। बट अगर एक्यूट है, उसको जल्दी से कोई रीजनरेटिव उसके ऊपर मेथड्स लगा दिए, कुछ प्रोसेसेस लगा दिए, तो वो जल्दी हील हो जाएगा। सो रीजनरेशन एंड रिपेयर आर गोइंग टू डिपेंड ऑन ऑल द थ्री फैक्टर्स।
Which of the following cells is primarily responsible for the formation of collagen and amorphous ground substance in the loose connective tissue? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैंने काफी बार देखा है, अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी देखा है कि कौन सा ऐसा सेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन एंड अमॉर्फस ग्राउंड टिश्यू. रिपेयर वाले पोर्शन में से ही है ये फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट जो रहता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड अमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस. एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? फैट सेल. फैट सेल्स होते हैं. मास्ट सेल्स? फैगोसाइटिक सेल. मास्ट सेल्स अगेन. बेसोफिल्स. स्किन में बेसोफिल्स को क्या बोलेंगे? मास्ट Mast सेल्स. cell connective tissue. एंड प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन. बियर्ड. एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं. तो बाकी सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए. एक ऑप्शन बचा विच वाज फाइब्रोब्लास्ट, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, हीलिंग के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए. तो फाइब्रोब्लास्ट बनते हैं. बाकी एडिपोसाइट्स है, वो फैट्स को स्टोर करते हैं. उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है एडिपोसाइट्स का. मास्ट सेल्स किस लिए इंक्लूडेड होते हैं? एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं. प्लाज्मा सेल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो मैंने एक्चुअली आगे वाले टॉपिक्स हैव नॉट प्रिपेयर्ड रियली वेल, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे. आई डिडंट थिंक कि इतना सारा कवर अप हो जाएगा टॉपिक इतने टाइम में. आई होप यू ऑल लाइक द सेशन. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक इट इनटू अ फॉर्म ऑफ पीपीटी, ताकि जो क्वेश्चन होगा वो एक स्लाइड पे रख लेंगे एंड आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा ब्रेन वार्मिंग हो जाएगा कि क्या आंसर है किसका. एंड प्लीज आप लोग शेयर कर दो एक बार आपके क्या रिव्यूज हैं, अगर आपको किसी तरीके के चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो. थैंक यू फॉर योर रिव्यूज. अगर आपको कुछ भी लगता है, आप इधर एचआर को बता देना, प्रशांत को, और डॉक्टर अंकेश, आप किसी को भी बता देना. आई मेक श्योर कि कुछ जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो कर लेंगे.